स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्वमोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो में बात करेंगे एफएनओ के शेयरों पर, आपको देंगे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी, बताएंगे कहां करें लॉन्ग कहां करें शॉर्ट और बाजार में कौन सी थीम यहां पर चल रही है, ये पूरी चर्चा आपके साथ करेंगे और आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते तो निफ्टी 25,470 तक फिसल चुका है। हमने कहा था आपको कि 25,500 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर उसके नीचे फिसलता है तो जो मेजर सपोर्ट लेवल अब दिख रहा है वो है 25,300 का। तो 25,500 के नीचे फिलहाल बाजार फिसलता दिख रहा है। निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 200 अंकों की कमजोरी यहां पर भी है। 57,750 के नीचे निफ्टी बैंक कर रहा है, तो दोनों में ही कमजोरी बढ़ी है। कुछ सेक्टर की बात कर लेते हैं कि कौन से वो सेक्टर है जो बाजार पर सबसे ज्यादा आज के सत्र में दबाव बना रहे हैं। तो सरकारी बैंक्स, यहां पर दबाव सबसे ज्यादा है। निफ्टी पीएसयू बैंक को देखें तो पूरा इंडेक्स भी 1 से 7% कमजोर दिख रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनियों में गिरावट ज्यादा है, फाइनेंशियल्स पर दबाव ज्यादा है। इसके अलावा मिड कैप हेल्थ केयर कंपनीज भी दबाव में दिख रही है। लेकिन आज जो सपोर्ट का काम कर रही है बाजार के लिए वो है आईटी। कल की तेजी आज भी यहां पर जारी है, हालांकि जो आज तेजी है ऊपरी स्तरों पर यहां पर भी दबाव बना है, लेकिन अभी भी हल्की फुल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं कि निफ्टी में जो कंट्रीब्यूटर्स है, कहां सबसे ज्यादा यहां पर तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है, तो वो स्टॉक्स है इंडसइंड, जहां 3.5% के आसपास की तेजी दिख रही है आज के सत्र में। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर 1.5% की तेजी, यहां पर जीई के साथ इंजन को लेकर करार हुआ था, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। भारतीय एयरटेल 7%, ट्रेंट 7%, एमएनएम 1% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। आज दबाव आ रहा है निफ्टी पर, वो आ रहा है बजाज फिनांस और बजाज फिंसर्व। बजाज फिनांस के कमजोर नतीजे आए थे बाजार बंद होने के बाद, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कमजोर रही थी, उसका दबाव साफ तौर से दिख रहा है बजाज फाइनेंस पे। और बजाज फिंसर्व नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले ये स्टॉक भी करीब करीब 8% टूट चुका है। तो बजाज ट्विंस का दबाव सबसे ज्यादा है। तो फाइनेंशियल्स पर जो दबाव दिख रहा है वो इन दोनों स्टॉक्स की वजह से दिख रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो बात हो गई बाजार के अपडेट की, लेकिन वायदा बाजार के हिसाब से कौन से वैसे स्टॉक्स हैं और कौन से ऐसे मौके हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ प्रशांत सावंत है कैटलिस्ट वेल्थ से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी के लिए अगर जो डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहता है वायदा में, उनके लिए क्या मौके यहाँ पे दिख रहे हैं, कौन से सपोर्ट लेवल और कौन से रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना चाहिए प्रशांत? तो वेरी गुड आफ्टरनून विष्णु जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। तो गुड सबसे आफ्टरनून सर। पहली बात मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते क्योंकि एक मेजर इवेंट की तरफ हम जा रहे हैं, इवेंट के वक्त मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि ट्रेड्स कम रखें और इंडेक्स स्पेसिफिक कोई भी पोजीशन ना रखें। तो ट्रेड तो मेरी तरफ से ना निफ्टी में होगी ना बैंक निफ्टी, लेवल्स की जरूर बात करेंगे। अगर कल का हाई देखें, जो रैली आई थी वो 20 दिनों के एवरेज को रिजेक्ट करके वहां से हमें एक बिकवाली नजर आ रही है, और अभी हम करीबन स्पॉट लेवल अगर देखें तो 25,470 475 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्विंग लो बना हुआ था 2 दिनों पहले, 2 सेशन पहले, करीबन जो 25,300 का है, ये जोन इस हफ्ते के लिए बहुत क्रूशियल हुआ है क्लोजिंग बेस। अगर हम 25,300 के नीचे क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है हम फिर से 25,050 25,000 इन जोन को एक बार फिर से टेस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें और स्टैट्स देखें तो इंडेक्स में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, कंसोलिडेशन भी नजर नहीं आ रहा है, थोड़ी वीकनेस की तरफ ही जा रहा है, बट ना शॉर्टिंग ना इवेंट की वजह से मेरी सलाह होगी नो ट्रेड जोन में। अगर हम के सामने बैंक निफ्टी को देखें, वहां पे हम 20 दिनों के एवरेज के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं, बट कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई कन्विक्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे 57,000 का लेवल बहुत अहम होगा, 57,000 57,200 यानी करंट प्राइस से करीबन 1%। और ऊपरी साइड पे एक अगर हम देखें 3-4 दिनों पहले, जो 3-4 सेशन पहले जो हाई बना हुआ था करीबन 58,200, हम इस रेंज के बिल्कुल बीचों बीच है। तो यहाँ पे ना बाय ना सेल, जैसे मैंने कहा निफ्टी में उसी तरह बैंक निफ्टी में। और मेरी सलाह होगी स्ट्रिक्टली कि इवेंट को प्रेडिक्ट करके कोई भी ऑप्शंस में ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कोई वक्त ऐसा होता है कि आप ट्रेड ना ले, वो भी एक विनिंग होती है, ताकि बाद में जब आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिले आप अपने आप को अलाइन कर सको। बिल्कुल, तो नो ट्रेड की सलाह है इंडेक्स लेवल पे बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर आपकी तरफ से। चलिए, लेकिन अगर इंडेक्स पर अगर कोई व्यू नहीं है आपका, तो आप ये बता दीजिए अगर कोई टॉपिक आपकी तरफ से हो वायदा बाजार में जहां पर मौके आपको दिख रहे हो। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर राय दे सकते हैं सर।
तो यहाँ पे मुझे अगर हम देखें तो वोल्टास में वीकनेस नजर आ रही है। अभी ऑलमोस्ट 1320 के आसपास है, 1320। मुझे लग रहा है यहाँ स्पॉट लेवल की बात करूं, यहाँ पे हम एक बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 1336, 1336 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। मुझे लग रहा है हम सबसे पहले तो स्विंग लोज है 1290, वो सिर्फ एक लोज के हिसाब से, बट मुझे लग रहा है इवेंचुअली यहाँ से करीबन 1270 75 तक लेवल्स तक जा सकते हैं। ओके, तो आपको लग रहा है कि 1270 तक फिसलकर वोल्टास आ सकता है, 136 का स्टॉप लॉस लगे, यहाँ पे कमजोरी और बढ़ सकती है और करीब करीब 50 रुपए की गिरावट और एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रशांत जी। चलिए अब वो आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तैयारी कर लेते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि कहां ताजा खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स देख लेते हैं, जहां पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते दिख रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर भाव भी बढ़ते दिख रहे हैं, जहां पर यहाँ पे तेजी के सौदे बनते दिख रहे हैं। तो इंडसइंड जहां पर अच्छी मजबूती है 3.5% के आसपास। इसके अलावा सिंजीन है, परसिस्टेंट है, आईजीएल है, वेल के स्टॉक्स है, जहां पे ताजा खरीदारी और ओआई में भी यहां पर अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा भी भारती है, ट्रेंट है, ट्रेंट कल कमजोर दिख रहा था, अच्छी तेजी। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी नए सौदे दिख रहे हैं। प्रशांत जी, पहले हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करते हैं, इसमें इंडस इंड पर बताइए, मजबूती के साथ ये 3.5% के साथ कारोबार कर रहा है, नए लॉन्ग सौदे भी बनते दिख रहे हैं, क्या यहां पर भी खरीदारी के मौके हैं या अभी रुकना चाहिए? तो विष्णु जी, कल मॉर्निंग शो यानी हफ्ते की शुरुआत के पहले ही जो सेशन था वहां पे मैंने इंडसइंड रेकमेंड किया था और मुझे लग रहा है वो हम टारगेट के करीब पहुंच भी गए। यहाँ पे डेफिनेटली इस पूरी लिस्ट मुझे जो कन्विक्शन नजर आ रहा है वो इंडसइंड में ही आ रहा है और ये पुल बैक मुझे लग रहा है जहां 200 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है करीबन 855 860, यहाँ तक कंफर्टेबली जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस पोजिशनली रख सकते हो करीबन 810 805 के बीच में और आप 860 का टारगेट मान के चल सकते हो। 8 का टारगेट आप इंडसइंड बैंक में देख रहे हैं। एक और काउंटर है वेल का, यहां पर भी अच्छी मजबूती है, यहां पर भी नई ताजा खरीदारी दिख रही है। वेल को लेकर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आज सुबह से ही काफी अच्छा एक्शन है, बट यहाँ मैं थोड़ा स्टॉक कूल डाउन होने के लिए वेट करूंगा। मैं चेज नहीं करना चाहूंगा, हालांकि स्ट्रेंथ है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी, बट अभी दो तरीकों से जिनके पास है वो करीबन 277 276 277 266 स्पॉट से ट्रेल करे। फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, फिर बाद में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इंडसइंड आपको पसंद है और यहाँ पे डिप में यहाँ पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। थोड़ी 5-7 रुपए नीचे आने दीजिए फिर खरीदारी कीजिए। सिंजीन को लेकर क्या राय है सर? यहाँ पर भी अच्छी मजबूती दिख रही है और साफ तौर से लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, आप बताइए यहाँ पर क्या राय है सर? जी हाँ, देखिए गैप अप हुआ था, गैप अप को नॉर्मली चेज नहीं करता, उसके बाद हम से काफी कूल डाउन हुए और 20 दिनों के एवरेज पे रेजिस्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ना लॉन्ग ना शॉर्ट में अवॉइड करना चाहूंगा। ओके, यहाँ पे अवॉइड की सलाह है। चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट कवरिंग वाले जो कैंडिडेट है उसमें नैल्को कल भी हमने हालांकि देखा था यहाँ पे मजबूती, इसके अलावा बीईएल वही कंटिन्यूएशन यहाँ पे जारी है। इंडिगो को लेकर खबर भी थी, चीन को लेकर सीधी उड़ान दिल्ली से इन्होंने शुरू किया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एचएएल यहाँ पर अच्छी मजबूती है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स में से आपको क्या पसंद आ रहा है सर? नैल्को, बीईएल, इंडिगो, एचएएल, यहाँ से कोई टॉप काउंटर आपकी तरफ से? जी, मेरा सबसे फर्स्ट प्रेफर्ड पिक जो वो नाल्को होगा। अभी हम ऑलमोस्ट 265 पे ट्रेड 264 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा 262 के आसपास मिल जाए तो एक सही लेवल होगा और स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 257 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 257 कंफर्टेबली हम 285 288 290 ये लेवल दे सकते हैं। तो इस पूरे लिस्ट में जो स्टैंड आउट कर रहा है वो मेरे हिसाब से नाल्को होगा। नाल्को यहाँ पर आपको टॉपिक आपकी दी गई है और मजबूती भी ज्यादा है और एक कंटिन्यूटी दिख रही है। यहाँ पर कल भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स राय दे रहे थे। सर कंजम्पशन वाली स्टोरी पर आज दबाव तो दिख रहा है, ब्रिटानिया में काफी बिकवाली है, लेकिन दो काउंटर है जहां पर शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं, उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट और दूसरा डाबर। इन दोनों पर आपकी राय क्या है? तो अगर हम डाबर देखें, मुझे लग रहा है यहाँ एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। पहली बात, यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक हायर बॉटम बना था, अब जो रेंज आया था वहां पे डिप आई है। टिपिकली ये पैटर्न्स अच्छे वर्क करते हैं और पुल बैक
काफी देर तक बरकरार रह सकता है। तो यहाँ हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं 517 517 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे आइडियली 3-4 दिनों पहले लो बना हुआ है, वो अगर हम देखें तो 510 का है। तो इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय कीजिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम करीबन 530 535 तक कंफर्टेबली। तो 530 535 तक आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। एक और काउंटर है शॉर्ट कवरिंग में ही, वो है डॉक्टर रेड्डीज का। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट कवर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, रिकवरी की कोशिश में है। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर क्या नजरिया है सर? नहीं, मेरे लिए अवॉइड जोन में होगा। यहाँ क्लैरिटी नहीं है और मैं कोई प्रीएम्प्ट करके जिसे हम कहते हैं कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, वो करना नहीं चाहूंगा, तो मेरे लिए अवॉइड होगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्रशांत से समझेंगे कि कौन से वैसे स्टॉक जहां पे लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। बाजार की चाल एक बार फिर से अगर देखें तो बाजार की जो तेजी है वो अब पूरी तरह से गायब होती दिख रही है। 75 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में आ चुकी है। 25,500 के नीचे है। निफ्टी बैंक में 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर आज नजर रखना चाहिए, ओएनजीसी का आज करीब करीब 2% की गिरावट दिख रही है। बाजार बंद होने के बाद कल नतीजे आए थे। कैसे रहे ओएनजीसी के दूसरी तिमाही के नतीजे, बताने के लिए हमारी सहयोगी अशेषा हैं। अशेषा, बताइए। बिल्कुल, तो ओएनजीसी के नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू तो अनुमान के मुताबिक आया है, लेकिन याद रखें एबिटा अनुमान से काफ़ी कमज़ोर है। और इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी के अदर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के एबिटा और के मार्जिन्स पर दिखा दूसरी तिमाही के। सबसे पहले अदर एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। करीब 22 से 24% की बढ़ोतरी दिखी है सालाना आधार पर और सिक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते एबिटा अनुमान से कमजोर नजर आया। इसी के साथ प्रॉफिट की बात करें तो याद रखें डेप्रीसिएशन कॉस्ट घटा है, टैक्स एक्सपेंसेस घटे और इसी के चलते पैट अनुमान के मुताबिक है। हालांकि एबिटा में कमजोरी नजर आई है। स्टैंडअलोन नतीजों की बात करें तो नेट सेल्स में करीब 3% का ग्रोथ दिखा सिक्वेंशियल बेसिस पर और एबिटा में 5% की गिरावट दिखी और मार्जिन्स भी 53.6% पर आए वर्सेस 58% जो हमारा अनुमान था। इंटरनल्स की बात करें तो सबसे पहले क्रूड प्रोडक्शन, उसमें करीब 1% की गिरावट दिखी है सिक्वेंशियल बेसिस पर और गैस प्रोडक्शन में भी करीब 1.5% की तेज़ी है सिक्वेंशियल बेसिस पर। रियलाइजेशंस की बात करें तो याद रखें क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड पे थे सिक्वेंशियल बेसिस पर। फर्स्ट क्वार्टर वर्सेस सेकंड क्वार्टर कंपेयर करें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़े हैं, जिसके चलते कंपनी के रियलाइजेशंस बढ़े हुए नजर आए, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी को मिला। लेकिन ऑल इन ऑल रेवेन्यू इन लाइन, लेकिन रियलाइजेशन में तेजी दिखी, लेकिन एबिटा घटता हुआ नजर आया और इसके पीछे की वजह एक्सपेंसेस थी, जिसके चलते शायद आज नेगेटिव एक्शन नजर आ सकता है। तो ये एबिटा घटता हुआ है, साथ ही जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कमजोर रहे हैं उसका भी असर यहाँ पर दिख रहा है और आज के सत्र में करीब करीब 2% की गिरावट दिख रही है। ये प्रशांत जी, ओएनजीसी को लेकर आपकी राय क्या है? जी, अगर हम ओवरऑल करंट देखें तो करंट प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट 245 240 इस जोन में सपोर्ट है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई फ्रेश बाइंग या सेलिंग करनी होगी। मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन हो वो 240 को एज अ स्टॉप लॉस, एज अ क्रूशियल लेवल यूज करे और बाकी ना फ्रेश बाइंग ना फ्रेश सेलिंग, अवॉइड की सलाह हो। की सलाह यहाँ पर ओएनजीसी को लेकर दी जा रही है। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां जानेंगे यहाँ पर कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। चलते हैं अगले सेगमेंट। तो एफएनओ में जो ताजा बिकवाली दिख रही है, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये दोनों ट्विंस जहां पर आज काफी ज्यादा गिरावट है, करीब करीब 7 से 8% की गिरावट दिख रही है। बजाज फिनसर्व के आज नतीजे आने वाले हैं। बजाज फाइनेंस के कल नतीजे आए थे बाजार बंद होने के बाद, जहां पर काफी कमजोर नतीजे थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री और भी ज्यादा कमजोर थी। आप बताइए प्रशांत जी, इन दोनों बजाज ट्विंस पर आपकी राय? जी, दोनों ही वीकनेस दिखा रहे हैं। अगर हम बजाज फिनसर्व को देखें, 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक कर रहा है, इर्द-गिर्द ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस को अगर हम देखें, यहाँ भी क्रूशियल सपोर्ट्स ब्रीच हो रहे हैं, बट अब इस लेवल पे अगर हम शॉर्टिंग का सोचे तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। बट कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है अगर, तो उनके क्रूशियल लेवल्स है वो होगा 980 985। ओके, 980 985 ये क्रूशियल है जिसको ध्यान आप रख सकते हैं। एक और स्टॉक है ब्रिटानिया, आज
जहां पे काफी ज्यादा बिकवाली दिख रही है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनते दिख रहे हैं ब्रिटानिया में, और 5-6% आसपास की गिरावट है और मैनेजमेंट में बदलाव की खबर से ये दबाव ज्यादा बना है। क्या और भी गिरावट यहाँ दिख सकती है? क्या करना चाहिए ब्रिटानिया में, प्रशांत जी? तो यहाँ आप देखो गैप डाउन हुआ और ऑलमोस्ट 5,700 के लेवल को टेस्ट करके फिर से वहां से करीबन 100-150 पॉइंट बाउंस आया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है। इस जोन को जो आज लो बना हुआ है 5,700, ये मेक और ब्रेक होगा तो आपके पोजीशंस के लिए ये क्रूशियल लेवल तरफ से ब्रिटानिया को लेकर आया। कुछ और स्टॉक से जहाँ पे गिरावट ज्यादा यहाँ पे गहराई है, हुडको में भी करीब 4% की गिरावट दिख रही है। हुडको को लेकर क्या राय है सर? जी, हुडको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें पिछले ऑलमोस्ट 2 से 1.5 महीने से जो 220 से लेके 240 का जोन है, और हम आज उसी जोन के निचले लेवल पे, तो यहाँ बाइंग ना सेलिंग कोई क्लियर एक्शन नजर नहीं आ रहा है। अगर 220 ब्रेक हो, उसके नीचे क्लोज हो, तो हमें वीकनेस नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से वेट फॉर क्लोज बिलो 220। कल टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग भी है, उससे पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में आज 2-2.25% के आसपास की गिरावट दिख रही है। प्रशांत जी, टाटा मोटर्स को कैसे प्ले करना चाहिए यहाँ से? जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 390 का जो जोन है वो बहुत अहम जोन है। तो मैं ये सिर्फ इस जोन को एक क्रूशियल पोजीशन की या क्रूशियल की तरह यूज कीजिए। बाकी यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशन में देना चाहूंगा। मार्केट को देखते हो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हम इवेंट की तरफ जा रहे हैं, मैं बहुत कम ट्रेड्स रिकमेंड करना चाहूंगा। पोजीशंस भी कम रखने की सलाह होगी और कैश में रखने की सलाह होगी, वायदा में अवॉइड करने की सलाह होगी। फायदा में अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन चलिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ से हो रही, कहाँ तेजी के सौदे करते दिख रहे हैं? उसमें डिवीज देखिए करीब 3.25% की गिरावट पर दिख रही है। डिवीज को लेकर क्या राय है प्रशांत जी? जी, डीवीज में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जो रैली आई थी वो डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इनिशियल साइंस दिखा रही है। इस स्टॉक में अगर 6,450 का लेवल ब्रेक हो जाए और इसके नीचे क्लोज हो, तो मुझे लग रहा है हम स्ट्रेट जाके 6,300, 6,200 इन लेवल्स को टच कर सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग किसी के पास भी पोजीशन हो, वो 6,450, 430 इस जोन को एज अ क्रूशियल लेवल यूज करें। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन करते दिख रहे हैं। स्टॉक भी काफी कमजोर हो गया है, 2.5-3% की गिरावट दिख रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस पर क्या राय है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, हर बार डिप आई है वो बाय हुई है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की सलाह बिल्कुल नहीं होगी। और मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक 870-75 में जोन में आके उसके बाद स्ट्रेंथ दिखाए तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। तो मेरे हिसाब से वेट फॉर डिप अराउंड 870-875, वहां पे कन्विक्शन दिखने के बाद ही डिसीजन लीजिए। तो 870-875 के आसपास अगर आपको ये मौका मिलता है, फिर वहां पर बाइंग की सलाह हो सकती है। अभी फिलहाल नई खरीदारी की सलाह नहीं है। चलिए, लॉरस लैब्स ये भी कमजोर है, 2% से ज्यादा कमजोर है और यहाँ पर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। लॉरस लैब्स को लेकर प्रशांत जी क्या राय है? जी, सेम चीज जो अभी एयू में कही, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, उसके बाद स्टॉक कूल डाउन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करीबन 960 के आसपास अगर ये मिल जाए तो एक डिसेंट लेवल होगा फॉर एंटरिंग फ्रेश। तो मेरे हिसाब से ट्रैक कीजिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को 970-72 से ट्रेल कीजिए। चलिए, इस बीच जो एमपी के नंबर आ रहे हैं वो भी आपको एक बार स्क्रीन पर बता देते हो। अक्टूबर के ये म्यूचुअल फंड के डेटा है, ये आप जान लीजिए, इससे बाजार का ट्रेंड भी पता चलता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट डीआईआईज के पास आ रहे हैं। तो नेट इक्विटी इनफ्लो है वो घटा है, 30,422 करोड़ से घटकर 24,690 करोड़ आ गया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। सितंबर के तुलना में ये नेट इक्विटी इनफ्लो यानी इक्विटी में इनफ्लो जो थे वो घटते दिख रहे हैं। एयूएम 75.61 लाख करोड़ से घटकर ये काफी ज्यादा घटा है। हालांकि ये नंबर को एक बार अपडेट करना पड़ेगा कितनी कमी हुई है। और लार्ज कैप फंड का जो इनफ्लो है वो 2,319 करोड़ से घटकर 972 करोड़ हो गया है। स्मॉल कैप फंड का इनफ्लो 4,363 करोड़ से घटकर 3,476 करोड़ हो गया है। मिड कैप फंड का इनफ्लो 5,085 करोड़ घटकर 3,807 करोड़ हो गया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये नंबर घटते दिख रहे हैं। इक्विटी फंड्स का जो इनफ्लो है वो घटता दिख रहा है। लिक्विड फंड में इनफ्लो इस दौरान बढ़ा है, 66,042 करोड़ से बढ़कर ये 89,375 करोड़ का रहा है। चलिए
इसी नोट पे इस शो को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले प्रशांत जी, आपने ढेरों स्टॉक दी है, जाने से पहले क्या डिस्क्लेमर है जो भी आपने दी है इस प्लेटफॉर्म के जरिए? जी, यहाँ पे कोई भी पर्सनल निवेश नहीं है, जो भी राय दी प्योरली चार्ट पे और टेक्निकल पे जो नजर आया उसके बेसिस पे दी। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए बाजार को देखिए तो बाजार की गिरावट थोड़ी कम हुई है। जब शुरुआत हम हेडलाइन पढ़ रहे थे उस समय 110 अंकों की गिरावट थी और अब 40 अंकों की सिर्फ गिरावट है। निफ्टी आ चुका है 25,525 के ऊपर। निफ्टी बैंक 57,850 के आसपास। हालांकि निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है, आज वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, दोनों तरफ के मूव दिख रहे हैं। देखते हैं किस तरह की क्लोजिंग होते हैं और आगे किस तरह की चाल दिखती है, तो आगे के शोज में आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार।